वेलकम टू VTS फिजिक्स क्लासेस। हमने पिछले एपिसोड में दैट मीन्स एपिसोड नंबर 17 में आज हम करेंगे एपिसोड नंबर 18। तो एपिसोड नंबर 17 में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में एपिसोड नंबर 16 भी देखे थे, एपिसोड नंबर 17 भी देखे थे और आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 18। एपिसोड नंबर 16 में हम लोगों ने क्या देखा, दो एप्लीकेशन देखा था कि अगर दो पॉइंट चार्जेज हों, दोनों पॉजिटिव चार्ज हों या दोनों निगेटिव चार्जेज हों और दोनों के बीच का आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ हो, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो, तो हम उसके बीच का फोर्स दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हमने देखा वेक्टर तरीके से। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा था कि अगर एक प्लस चार्ज हो एक माइनस चार्ज हो, दैट मीन्स अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज हो और दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ हो, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो, तो एक दूसरे पर फोर्स कितना लगेगा, कैसे निकालते वेक्टर तरीके से, इसको हमने देखा था। ये एपिसोड नंबर 16 में आप जाके देख सकते हैं। अब एपिसोड नंबर 16 का खासियत ये था कि दोनों पॉइंट चार्जेज के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ था तो हम निकालते थे, बहुत इजीली निकलता था। लेकिन अब हम एपिसोड नंबर 17 में जो बताए उसमें हमने क्या कहा कि एक एक्सिस हम लेते थे, एक एक्सिस लेते थे और वहां से एक चार्ज का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर Q1 दैट मींस पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर और दूसरे चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर था और उस दोनों चार्ज के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट मींस पोजीशन वेक्टर हमको दिया हुआ नहीं था। इस दोनों चार्ज का पोजीशन ओरिजिन से दिया हुआ था, उस दोनों के बीच का नहीं दिया हुआ था, दोनों चार्ज का मान दिया हुआ था, तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट करता था वो कैसे निकालते थे वेक्टर तरीके से, वो हम देखे थे। उसमें भी हमने देखा था कि दो सेम पोलैरिटी का चार्ज हो, दैट मीन्स दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो कैसे फोर्स निकालते हैं। और यदि अपोजिट पोलैरिटी का हो, दैट मीन्स एक प्लस हो और एक माइनस हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ हो, फिर भी हम पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करके ओरिजिन से जो दिया हुआ था उसको हम कैलकुलेट करते थे। और इस चारों एग्जांपल में एक कॉमन बात आई थी। एक कॉमन बात क्या आई थी कि पॉइंट चार्जेज को आप ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, जैसे आपको घुमा फिरा के रखना है रखिए, जहां से दूरी देना है दीजिए। दो पॉइंट चार्जेज के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर की आपको आवश्यकता होती है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से और फिर फोर्स निकालते हैं। तो ये पता चला कि दो पॉइंट चार्जेज के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। हम बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि दो पॉइंट चार्जेज के बीच जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। चाहे एक ऊपर हो चाहे एक नीचे हो, एक ईस्ट हो तो दूसरा वेस्ट होगा, एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा। ये आपको सोचना है। हमने फिर से कहा है मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों फोर्स बराबर नहीं होगा। और इस बात पर हमने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, विद्युत बल जो है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आपस में बराबर तब होता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। अगर दोनों में से कोई एक वैरी कर गया तो समझिए कि वो दोनों वेक्टर आपस में बराबर नहीं है। इसका हमने थोड़ा सा झांकी आपको बताया भी था, उसको अगर आप देखना चाहते हैं, सपोज कीजिए ये हमारा कोई ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है। इस क्लासरूम का डायमेंशन हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। इसका डायरेक्शन ए वेक्टर का हमारा वेस्ट है, मैग्नीट्यूड जितना है। और दूसरा वेक्टर हम ये लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं बी वेक्टर। इसका भी डायरेक्शन वेस्ट है और मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं कि दोनों का बराबर है। दैट मीन्स ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड। मॉड लग गया, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं
here a vector is equal to b vector. But in other examples, if we take this is a vector and this is a b vector. Let us see. A vector, direction of a vector is along west, whereas direction of b vector is along east. That means opposite direction. Also आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी तरह से ले सकते हैं। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, अपोजिट है। इसका मतलब है कि हम कभी भी मैग्नीट्यूड बराबर हो भी जाए तो हम ए वेक्टर नॉट इक्वल टू लिखेंगे बी वेक्टर। या तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाए या मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड बराबर हो तो वो दोनों वेक्टर आपस में बराबर नहीं होते हैं। इस दोनों से आप क्लियर करें। तो हमने क्या कहा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ वहां पे लागू होता था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब हम किसी पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वह भी हम पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा और सेम टाइम में लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यहां पर हम ये एपिसोड नंबर 16-17 में देखा। अब हम देखेंगे एपिसोड नंबर 18, जिसका टारगेट है कि अभी तक जो हम एप्लीकेशन देख रहे थे वो 2 पॉइंट चार्जेज के लिए, अब हम देखेंगे मल्टीपल चार्जेज के लिए, मतलब 3, 4, 5, 6, 30 एंड सो। तो हम 3 चार्जेज के लिए आपको बता देंगे, आप 30 चार्ज के लिए भी निकाल सकते हैं। तो एक प्रोसेस आपको जानना चाहिए जिस प्रोसेस से आप आगे बढ़ सकते हैं, और 1000 ट्रिक्स प्रोसेस पढ़ेंगे उससे बेहतर है कि एक प्रोसेस पढ़िए जिससे कि आप कई प्रोसेस पे चल सकते हैं। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 5। इसमें हम एक ऑरिजिन लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑरिजिन हम ले लेते हैं, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जिसको बोल रहे हैं ये r1 वेक्टर है। एक चार्ज यहाँ पे है, इसका नाम आप प्लस लीजिए माइनस लीजिए जो भी लीजिए। हम मान लेते हैं कि ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका q1 चार्ज है, ये आपका q2 चार्ज है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2 वेक्टर है। एंड थर्ड चार्ज इज q3 एंड दिस इज पॉजिटिव एंड पोजीशन वेक्टर इज r3 वेक्टर। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसको हम थ्योरी के फॉर्म में डाल रहे हैं लेकिन ये एज ए क्वेश्चन है। मतलब ये कि कोई एक्सिस है, उसका ऑरिजिन है, ऑरिजिन से आपका q1 चार्ज है, q2 चार्ज है, q3 चार्ज है और उससे पोजीशन वेक्टर क्रमशः जो है रेस्पेक्टिवली r1 वेक्टर, r2 वेक्टर एंड r3 वेक्टर है। और ये पूछा जा सकता है आपसे कि या तो q1 पर नेट फोर्स बताइए या q2 पर नेट फोर्स बताइए या q3 पर नेट फोर्स बताइए, तो ये आपके साथ हो सकता है। और इसमें जो है हम देख लेते हैं कि आपका 3 चार्जेस दिया हुआ है और आपको टारगेट क्या मिल सकता है। तो पहले क्वेश्चन के तह तक जाइए। क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, हम हथियार छोड़ें, उससे पहले हथियार चलाने के लिए सीखना पड़ता है। तो हम क्वेश्चन को डील करें, पहले हम क्वेश्चन के नस को जानते हैं, उसकी कमजोरी क्या हो सकती है, कहाँ तक वो जा सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला कहाँ तक जा सकता है। तो हम यहाँ पर 3 चार्ज लिए, 4 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे। तो तीनों चार्ज में से किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स आपसे पूछा जा सकता है। याद रहे, नेट फोर्स से मेरा मतलब ये है कि जब एक फोर्स के अलावे अगर हम बात करते हैं तो उसका कुल निकाला जाता है, नेट फोर्स निकाला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि q1 पर नेट फोर्स पूछा जा सकता है, q2 पर पूछा जा सकता है, q3 पर पूछा जा सकता है। और आपको क्वेश्चन में जो दिया है q1, q2, q3 चार्ज दे दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट मींस पोजीशन वेक्टर दे दिया, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर और r3 वेक्टर। और आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे, f net vector on q1, f net vector on q2, f net vector on q3, ये पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि q3 पर हम निकाल के बताते हैं। निकालने का तो किसी पे बता सकते हैं लेकिन आप इजीली इस पर निकाल सकते हैं खुद से।
हम कोई एक पर बता देते हैं, बाकी दो आपके लिए होमवर्क रहेगा जिसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो हम 3 पर बता देते हैं, क्योंकि 2 पर आप आसानी से निकाल सकते हैं, और यदि 3 पर समझ गए तो Q1 पर निकालना आसान हो जाएगा। तो हम टारगेट लेते हैं किस पर, Q3 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मिल गया हमको। हमारा टारगेट क्या है, एफ नेट ऑन Q3। अब बात करते हैं, जैसे ही टारगेट आपको दिया Q3 पर, तैसे ही समझ लेना है कि उससे अदर चार्जेज की दूरी क्या है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। दूरी मतलब पोजीशन वेक्टर। तो इसके आसपास में कितना चार्ज है, तो 2 चार्ज है। इसको छोड़ के ये तो खुद पर फोर्स लगाएगा नहीं, तो इस पर फोर्स लगाने वाला बंदा कौन होगा, तो इसको छोड़ करके जो रेस्ट चार्ज होगा सराउंडिंग में वो होगा। दैट मीन्स Q1 और Q2 इस पर फोर्स लगाएगा, और दूरी भी उसी से जरूरी पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे ही दे, जिस पर दे नेट फोर्स निकालने के लिए, कि आप दूरी वहां से मिला दीजिए। तो चूंकि यहां से यहां पर पूछा गया है, इसलिए आप यहां से इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, यहां से इसको मिला दीजिए। ठीक उसी प्रकार से अगर Q1 पर पूछता तो यहां से इसको मिला देते, यहां से इसको मिला देते। अगर इस पर पूछता तो यहां से इसको मिला देते, यहां से इसको मिला देते। तो जो बोलेगा क्वेश्चन उसके हिसाब से हम काम कर देंगे। तो ये आप खुद से मिलाएं, जिसकी दूरी आपके पास पता नहीं है। हम मन में मान लेते हैं, जो है आर वेक्टर मान लेते हैं, जब निकाला जाएगा तब हम देख लेंगे। अब आते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मेरे पास आ गया। अब हम देखते हैं ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा। भाई दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये से कि ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो लाइन ऑफ एक्शन की दिशा में रिपेल करेगा। दैट मीन्स ये फोर्स लगेगा, और इस फोर्स का नाम क्या होगा, हम चारों एग्जांपल में देख चुके हैं। 3 पर कौन लगा रहा है, 1। इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा F31 वेक्टर, यानी फोर्स ऑन 3/1। अब ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसको अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो ये इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा, और इसका नाम हो जाएगा F32 वेक्टर, यानी फोर्स ऑन 3/2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्स आपका निकल गया, डायरेक्शन निकल गया। अब 3 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो 2 फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स निकालने का तरीका है, यहाँ पे एक टर्म है छोटा सा, सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण सिद्धांत, जो हम जस्ट इसके बाद टॉपिक बताएंगे। आज के बाद कल ये चलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो यहाँ पर हम एफ नेट वेक्टर निकालते हैं, याद रहे किस पर निकाल रहे हैं, 3 पर। एफ नेट पर 2 फोर्स लग रहा है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि अगर किसी पॉइंट पर या किसी बॉडी पर या किसी चार्ज पर 2 या 2 से अधिक फोर्स कार्य करता है, तो उसका नेट फोर्स जो होता है प्रत्येक फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। मतलब दिस प्लस दिस, लेकिन वेक्टर के तरीके से, मतलब F32 वेक्टर प्लस F31 वेक्टर, F3, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट पहले हम इसी को निकाल दिए, या थोड़ा अच्छा लगेगा कि हम पहले इसको डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम थोड़ा 1 कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए 2 कर देते हैं, क्योंकि पहला हम एक्शन इसके लिए कर लिए थे। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम अपोजिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इस इक्वेशन में अगर ये हमको मिल जाए, ये हमको मिल जाए, तो अपना काम खत्म। तो अब गुड़ का जड़ के तारी ये दोनों है, ये दोनों मिल जाए तो इस इक्वेशन में हम रख देंगे, काम चल जाएगा। तो नाउ हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसको निकालना। तो हम यहाँ पे निकालते हैं F31 वेक्टर। याद कीजिए, इसको क्या पढ़ते थे, फोर्स ऑन 3/1, याद आया, फोर्स ऑन 3/1, यानी कि 3 पर लगाने वाला कौन है, 1। चलिए, अब पहले कूलम बाबा का जो वेक्टर फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R वेक्टर के मॉड का Q इंटू R वेक्टर। ऐसा हमने बताया था आपको। R वेक्टर मीन्स कि 1 और 2 के बीच का पोजीशन वेक्टर, और यहाँ भी हमको चाहिए पोजीशन वेक्टर। ये तो मैग्नीट्यूड बता देगा, लेकिन ये बता देगा डायरेक्शन। तो चलिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय, अब R वेक्टर के मॉड का Q R निकालना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि त्रिभुज का सदिश योग नियम। ये हमने पीछे भी देख चुका है। तो इस त्रिभुज के लिए हम चलेंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच का हम चल रहा है।
तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, तो इसके डायरेक्शन को बगैर चेंज किए हम ऐसा लिख सकते हैं, और पीछे भी हमने कई बार किया है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन सेम है। तो जब इसके लिए हम कोई पोजीशन वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, 3 का, क्योंकि यहां से भाला लग रहा है इसको, इसका बताएंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा F31, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ऐसा हम लोग लिखेंगे। और पीछे हम बता भी चुके हैं एपिसोड नंबर 16 में। अब इसके लिए अगर जरूरी पड़ेगा तब आप क्या कीजिएगा, तो ये इसको अपने तरफ खींच रहा है, तो भाला किसको लग रहा है, 2 को। इसका मतलब है यहां पर हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, जिसको भाला लगेगा वो पहले लिखाएगा। यहाँ पर भाला पहले किसको लगा, 3 को, और बाद में ये रखाया। यहाँ पे भाला किसको लग रहा है, 2 को, और फिर ये रखाएगा 3, हो जाएगा R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 3। इसके लिए जरूरी पड़ेगा तो ये यूज करेंगे, इसके लिए जरूरी पड़ेगा ये यूज करेंगे। चलिए अब हमको इस त्रिभुज का सहारा लेना है, और चूंकि ये तो आया ऐसे जिसका मान हम नहीं जानते हैं, हमको ये मान दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में उसी को रहने का अधिकार है फॉर्मूला में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में R1 और R3 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है, हम चलेंगे और इस त्रिभुज का कुछ नाम देते हैं, OQ1 Q3। ये तीर काम करेगा, ये तीर काम करेगा, ये तीर काम करेगा, ये और ये, तो ये वाला लगातार है, ये क्रम को तोड़ रहा है। हम यहाँ पे चलेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OQ1 Q3 दिस प्लस दिस बराबर दैट, मतलब R1 वेक्टर प्लस R31 वेक्टर इज इक्वल टू R3 वेक्टर। हमको चाहिए क्या, ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पेस बचाने के लिए क्या करते हैं, R वेक्टर जो यहाँ से यहाँ मन ही मन मान रहे थे उसको हम क्या करते हैं 3-1 कर देते हैं, थोड़ा समय भी बचत होगा और जगह भी बचत हो जाएगा। 3-1 अब R31 हम निकाल लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो R31 वेक्टर इज इक्वल टू R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब वहां से R31 के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, तो R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का Q इंटू R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये F31 निकल गया। अब हम निकालते हैं F32 वेक्टर, इसका नाम क्या हो जाता है, फोर्स ऑन 3/2। कूलम बाबा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे फर्स्ट चार्ज और सेकेंड चार्ज की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हमारा Q1 है और सेकेंड वाला क्या है Q3। तो यहाँ पे एक मिस्टेक लग रहा है, Q1 तो ठीक है, Q2 के जगह पर Q3 करेंगे, तो जो इस दो के बीच लड़ाई होगी उसी के बीच हम एक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो अभी यहाँ पे फोर्स लगा लगी हो रहा है Q1 और Q3 के बीच, इसलिए हम यहाँ Q1 Q3 देंगे और यहाँ पे Q1 Q3 देंगे, ये ध्यान रहे। और यहाँ पे F31 F32 है, तीसरा और दूसरा के बीच, तो तीसरा और दूसरा का नाम आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे Q2 इंटू Q3 बटा। अब दूरी के मॉड का Q, तो दूरी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, R23 वेक्टर के मॉड का Q, फिर से यहाँ पर लिखा जाएगा R23 वेक्टर। फिर से ये लफड़ा बन के आ रहा है, इसका मतलब इसको हमको निकालना पड़ेगा, तो फिर से हमको त्रिभुज का सहारा लेना पड़ेगा फ्रॉम ट्रायंगल। अब इस त्रिभुज का सहारा लेना होगा, तो ये तीर काम करेगा, ये तीर काम करेगा और ये तीर काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तीर लगातार है और ये क्रम को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। इसका मतलब दिस प्लस दिस बराबर दैट। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर, या इसे लिखते हैं पहले R3 वेक्टर प्लस R23 वेक्टर, या नाम दे दो OQ3 Q2, OQ3
Q2 नाम दे देंगे तो अच्छा रहेगा। O Q3 Q2 ये त्रिभुज हो गया। इसमें हम लिखेंगे दिस प्लस दिस बराबर दैट, तो R3 वेक्टर प्लस R23 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? इसकी। इसको उठा के फेंक देते हैं उधर, तो R23 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। ये साइड हीरो का काम कर रहा है। अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। हम थोड़ा सा शॉर्ट में भागे हैं, कैलकुलेशन को बारीकी से समझना है, थोड़ा स्लोली पुश करके रोक देना है तब समझना है। जगह बचत के लिए हम थोड़ा किए हैं Q2 इंटू Q3y। अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे? इसको, यानी R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मॉड का Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। अब ये दोनों निकल चुका है। अब ये इसका वैल्यू इसमें रख देंगे, अपना काम चल जाएगा। तो नाउ F नेट वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम रख देते हैं ताकि छोटा हो जाए, जगह कम है। तो जब इसको रखेंगे इसके जगह पे, इसको रखेंगे इसके जगह पे, इसमें थोड़ा F32 ठीक। अब आते हैं कि इसको जब आप रखिएगा इसके जगह पर, इसको रखिएगा इसके जगह पर, तो बीच में प्लस है। जो जो कॉमन दोनों में आएगा उसको तो कॉमन लिया जा सकता है। ऐसा लग रहा है ये भाई साहब और ये भाई साहब सेम लग रहे हैं, और ये जनाब Q3, ये जनाब Q3 ये भी सेम लग रहा है। इसका मतलब इस जनाब और इस भाई साहब को एक साथ करके कॉमन करके बाहर कर देते हैं। दैट मीन्स Q3 बटा 4πε0, Q3 बटा 4πε0, इसको हम कॉमन लेके बाहर करेंगे और ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब ये सब बाहर हो गया तो बचा क्या? Q3 इंटू दिस अपॉन दिस, तो हो जाएगा क्या? Q1 इंटू R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटे R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का Q। अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। अब इसमें ये बाहर था, अब बचा क्या? Q3 इंटू दिस बटा दिस, तो हो जाएगा ये Q2 इंटू R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर बटा R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मॉड का Q। यहाँ ब्रैकेट शुरू किए थे, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते। इस तरह से आपका सोल्व हो गया है, एक फॉर्मूला पैदा हो गया है, आपका एक सिस्टम तैयार हो गया है। अब आप गोली डाल सकते हैं। कैसे डालिएगा? क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि 3 चार्जेज हैं जिसका मैग्नीट्यूड Q1 Q2 Q3 है। तीनों का पोजीशन वेक्टर क्रमशः ऑरिजिन से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और R3 वेक्टर है। तो ये बताइए कि Q3 पर नेट फोर्स क्या होगा। तो हमने लास्ट फॉर्मूला जो निकाला ये निकाला। अब उसमें देखते हैं कि क्या ऐसा भी कोई टर्म है जिसका मान क्वेश्चन ने नहीं दिया था। Q3 का मान क्वेश्चन दे रहा था 1/4πε0, जिसका मान हम लोग जानते हैं, अभी आगे देखेंगे। Q1 का मान भी हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन दे रहा था। R3 वेक्टर R1 वेक्टर भी क्वेश्चन में दे रहा था, दोनों को दिया हुआ है ही। Q2 का भी मान क्वेश्चन दे रहा था, R2 R3 का भी मान क्वेश्चन दे रहा था, और ये दोनों को दे ही रहा था। इसका मतलब इस समीकरण में जितने भी टर्म आए हैं वो सारे के सारे वैल्यूज क्वेश्चन के द्वारा दिए गए हैं। अब आप आसानी से इस वैल्यूज को इसमें रख के आप आंसर को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि हम लोगों ने इसका वैल्यू आसानी से निकाल लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या हम लोग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। मिस्टेक क्या कर रहे हैं? मिस्टेक ये दिमाग में आ सकता है कि सर आपने एग्जाम्पल नंबर एपिसोड नंबर 16 और 17 में ये कहे और आज भी 18 में भी दोहराए कि 2 चार्जेज अगर हों तो वे दोनों एक दूसरे पर अपोजिट फोर्स लगाएगा मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ये दोनों जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी तो इस पर लगाएगा, और ये इसको आकर्षित करेगा तो ये भी तो उसको आकर्षित करेगा।
तो आप इस पर तो फोर्स दिखा दिए, लेकिन ये इस पर और ये इस पर जो लगाया उसको तो आपने कैलकुलेट किया ही नहीं, दिखाया ही नहीं। अगर ये सवाल उठ रहा है तो बिल्कुल जायज सवाल है, और अगर नहीं उठ रहा है इसका मतलब सोचने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों नहीं उठा। इसका मतलब है कि आपका बैकग्राउंड जो है आप नहीं देख पाए हैं। आप पिछले वीडियोज को जाकर देखिए, तब समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों बोले। चलिए, इस पर दो फोर्स लग रहा था, F3 1 वेक्टर, F3 2 वेक्टर। हम यहाँ पर वेक्टर तरीके से कैलकुलेट करके निकाल लिए, और ये जो इस पर फोर्स लगाना था उसका जिक्र हम कहीं नहीं किए। इसलिए नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन हमको मजबूर कर रहा था कि आप उसके बारे में नहीं सोचिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन क्या था, F नेट वेक्टर ऑन Q3। ये तो हमने होमवर्क के लिए आपको छोड़ा हुआ था। हमारा टारगेट था Q3 पर, इसलिए Q3 पर जो फोर्स सराउंडिंग के द्वारा लगाया जाएगा उसको कैलकुलेट करना है, और उसके द्वारा सराउंडिंग पर जो लगाया जाएगा उसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आसमान, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपके क्लास में एक खचरा टाइप का लड़का है, और उसको हम बोले कि भाई दो चार बंदा को बोले कि भाई उसको बिना सीमेंट वालों का बजरंगबली बनाना है बाहर। तो उसने क्या कहा कि मतलब उसका वो चारों पांचों बंदा जो था उसको टारगेट लिया कि भाई वो कहाँ जाता है शाम में खेलने, उन्हें कहाँ जाता है। तो पता चला कि भाई फील्ड जाता है खेलने के लिए। तो वो जब वापस आ रहा था खेल के 5 बजे 6 बजे शाम में, तो अपना बिहार का मतलब उड़कून लेने का तरीका क्या है, मतलब कैसे मतलब उड़कून लेता है उसको देखते हैं। ढीस जिसको बोलते हैं अपने बिहार में। वो चारों पांचों इधर से आ रहा था, चारों पांचों को ये हम बोल दिए थे कि जितना लपड़ थप्पड़ लगाएगा वो हमको कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। अब इधर से चारों पांचों बंदा चला, उधर से वो बंदा आ रहा था, उसको तो पता नहीं कि आज हमारा क्या होने वाला है। कि चारों पांचों जो है 2-2 मीटर 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे जो है वो पीछे से आ रहा था। वो उधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है। ये बंदा जो है पहला आया, क्योंकि जब तक उड़कून नहीं लेगा तब तक तो मजा नहीं आएगा। इसका मतलब है कि उधर से ये आ रहा है, इधर से ये जा रहा है। पहला आया, मारा एक टक्कर, मारा टक्कर तो उसमें क्या हुआ कि बंदा को लगा कि हो सकता है थोड़ा फिसल उसल गया होगा, इसलिए लगा, तो इग्नोर करके बेचारा आगे चला। मामला बना नहीं जो चाह रहा था। दूसरा बंदा उधर से आ ही रहा है, दूसरा बंदा आया, फिर वो भी मारा टक्कर। तो फिर उसको लगा कि हो सकता है, थोड़ा बोल दिया कि भाई थोड़ा ठीक से उतना करके, वो सीरियस नहीं लिया, फिर आगे चला। तीसरा बंदा खड़ा, वो भी आया, पटाख से मार दिया। अब किसी भी इंसान का तो एक बर्दाश्त करने का क्षमता होता है। वो बेचारा जो है उसको बोले अंधा हो गया क्या, दिखाई नहीं पड़ता है, इतना बोला कि दे दनादन शुरू। अभी दे दनादन शुरू, तो 2 उधर है 2 इधर है, वो दोनों पहुंच गया, चारों पहुंच गया। दे दनादन उसको बिना सीमेंट वालों का बजरंगबली बना दिया। अब बना रहा था तो उसको तो पता है नहीं, लेकिन गुस्सा में अब कोई किसी को मार रहा है तो वो भी मारेगा आत्मरक्षा के दृष्टिकोण से। मान लो कि वो भी 2-2 फैट लगाया, इधर से भी 5-5 फैट लगाया। वो पांचों बंदा आया, हम काम हो गया। अक्सर फिल्मी दुनिया में ये होता है, और समाज में भी देखते रहते हैं, किसी चीज के लिए हो जाता है। तो अब वो पांचों बंदा जब आया, हमको बोला कि 5-5 से लगाए, तो 5-5 लगाया मतलब क्या, 5-25। अब वो जो 2-2 लगाया इसको 2-2 फैट, तो इस शर्म से भी नहीं बोला कि बोलेगा कि हमको भी 2-2 फैट लगा, और हम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारा टारगेट क्या था, उस पर क्या लगा ये कैलकुलेट करना है। तो इसने उस पर 5-5 लगाया, 5 बंदा था तो बचे 25। वो इस पर कितना लगाया उससे कोई बहस नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारा टारगेट था Q3 पर निकालना फोर्स, इसलिए ये इस पर कितना लगाया, ये इस पर कितना लगाया वो हम कैलकुलेट कर लिए, लेकिन ये इस पर कितना लगाया, ये इस पर कितना लगाया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब आप Q1 पर निकाल रहे होंगे तो इसके द्वारा इसके द्वारा लगाए गए फोर्स को आप कैलकुलेट कीजिएगा, लेकिन इसके द्वारा इस पर जो लगाया जाएगा उसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि 3 और मल्टीपल चार्जेस पर फैक्टर तरीके से फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से, उसको हमने देखा। अगले एपिसोड में
इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक दैट मीन्स एपिसोड नंबर 19, जो कि आपका सबसे बेहद और रोचक टॉपिक होने जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी। ये सारे चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में जब हम फॉर्मूला पैदा कर रहे थे, इसमें भी फॉर्मूला पैदा कर रहे थे, तो बार बार एप्सिलॉन नोट आ रहा था। ये सब क्या है उसको हमने कहा था कि आगे हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जब आप इतना देख लिए तो हमको लगता है कि अब उसको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तक आप बर्दाश्त कर रहे थे, अब बर्दाश्त का सीमा पार कर जाना है। और हमारा एपिसोड नंबर 19 जो होगा वो बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के काइंड ऑफ व्यू से, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे आपका लोअर से लोअर एग्जाम हो, किसी बोर्ड का एग्जाम हो, सेंट्रल बोर्ड का हो, ये काफ़ी सवाल उससे पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे एपिसोड नंबर 19। तब तक के लिए सी यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। जय हिंद।